जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वाक्य। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम वाक्य तथा वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है। और यहाँ से साथियों क्वेश्चन बनते ही रहते हैं हर एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो साथियों, हम इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य तथा वाक्य के भेदों के बारे में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम वाक्य की। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। अर्थात साथियों, वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक योग को। ठीक है, शब्दों के सार्थक योग को हम वाक्य कहते हैं। यह भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? वाक्य है। ठीक है, भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो क्या होगा साथियों? वाक्य होगा। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं साथियों। तो आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, वह बहुत सुंदर है, इस तरीके के वाक्य हो जाएंगे साथियों। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। वाक्य की परिभाषा तो हमें सभी को पता है। बात करते हैं हम साथियों अब भेदों के बारे में। तो वाक्य के अंग अलग होते हैं और वाक्य के भेद अलग होते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो वाक्य के साथियों दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। क्या होते हैं साथियों? उद्देश्य तथा विधेय। ये क्या होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो कथन में जो कर्ता रहता है ना साथियों, उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। अर्थात साथियों, कर्ता का को ही एक दूसरा नाम दे दिया गया है, क्या? उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों? कर्ता ही हो जाएगा। कथन का कर्ता ही उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद विधेय की बात करें हम, तो कथन में जो क्रिया होती है ना साथियों, वही विधेय होती है। ठीक है, कथन में जो है क्रिया रहती है, वही क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो कर्ता रहता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। तथा विधेय किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो है क्रिया रहती है, वही विधेय होता है। अब इसमें ही आते हैं साथियों उद्देश्य विस्तारक तथा विधेय विस्तारक। तो उद्देश्य विस्तारक क्या होता है? तो करता रहता है ना साथियों, जो उद्देश्य रहता है उसके जो आगे जो शब्द लिखा हुआ रहता है, वही होता है क्या? उद्देश्य विस्तारक, जिसे हम उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। अभी इतना याद रख लीजिएगा कि उद्देश्य विस्तारक क्या होते हैं। तो कर्ता के सामने जो भी शब्द लिखा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य विस्तारक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद विधेय विस्तारक की बात करें हम, तो विधेय विस्तारक क्या होता है? उद्देश्य यानी कि कर्ता तथा विधेय यानी कि क्रिया के बीच में जो लिखा है साथियों, क्या होता है? उद्देश्य तथा विधेय के जो बीच में लिखा हुआ रहेगा ना, वही क्या कहलाएगा? विधेय विस्तारक कहलाएगा। तो क्या हो गया साथियों? उद्देश्य क्या हो गया? तो कथन का कर्ता रहता है, वही उद्देश्य हो जाएगा। विधेय क्या रहेगा? तो कथन की क्रिया रहेगी, वही विधेय कहलाएगी। उद्देश्य विस्तारक किसे कहते हैं? तो कर्ता के सामने जो शब्द लिखे हुए रहते हैं, वही सब क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विस्तारक कहलाते हैं। तथा विधेय विस्तारक किसे कहते हैं? तो हम क्या बताएंगे? कर्ता तथा विधेय, जो विधेय यानी कि क्रिया। ठीक है, कर्ता यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य तथा विधेय के बीच में जो लिखा हुआ है ना साथियों, वही क्या कहलाएगा? विधेय विस्तारक कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। उदाहरण से देखते हैं साथियों। हमने एक उदाहरण लिया, राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तक ज़्यादा पढ़ता है। क्या है साथियों? राम का मित्र श्याम धार्मिक किताब, जो है धार्मिक पुस्तक ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए साथियों कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है। तो काम किसका हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है। ठीक है, काम यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों? काम यहाँ पर क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी पढ़ने, पढ़ना, पढ़ता है। तो पढ़ता जो क्रिया हुई साथियों, क्रिया को हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं क्रिया कौन कर रहा है, राम के मित्र कर रहे या श्याम कर रहा है साथियों। ध्यान से वाक्य को पढ़िए।
राम के मित्र श्याम धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है साथियों? श्याम पढ़ रहा है ना, इसीलिए श्याम क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा यहाँ पर कर्ता, और कर्ता हो जाएगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? कर्ता को ही हम दूसरा नाम क्या दिया हमने, जो है उद्देश्य कहा है। ठीक है, तो समझ जाओगे विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। अब मैंने कहा था कि उद्देश्य विस्तारक क्या होता है, तो जो उद्देश्य के सामने जो भी लिखा हुआ शब्द रहता है वही क्या कहलाता है? उद्देश्य विस्तारक कहलाता है। ठीक है, तो राम का मित्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? उद्देश्य विस्तारक हो जाएगा। उसके बाद बात करते, मैंने बताया था कि जो है विधेय विस्तारक क्या होता है, तो उद्देश्य तथा विधेय अर्थात कर्ता तथा क्रिया के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो क्या कहलाएगा साथियों? वो कहलाएगा विधेय विस्तारक। इतनी बात समझ में आई साथियों? वो क्या कहलाएगा? विधेय विस्तारक कहलाएगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं अब साथियों। सफ़र करने वाला हर व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाता है। क्या साथियों? सफ़र करने वाला हर व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिया की बात करते हैं, विधेय की बात करते हैं, तो विधेय क्या हो जाएगा? चलाता है, ये क्या हो जाएगा साथियों? हमारा यहाँ पर विधेय हो जाएगा, पहचान लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उद्देश्य, उद्देश्य क्या होगा साथियों? तो कौन गाड़ी गाड़ी चलाने के बाद किसकी हो रही है? हर व्यक्ति की, मतलब ये व्यक्ति क्या हो गया साथियों? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, कर्ता होने के कारण इसे हम उद्देश्य कह सकते हैं। अब मैंने कहा था कि उद्देश्य से पहले जो कुछ भी आ जाए वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य विस्तारक। तथा उद्देश्य तथा विधेय के बीच में आने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? विधेय विस्तारक हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई साथियों? तो अब समझ गए होंगे आप अच्छे से कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, उद्देश्य विस्तारक क्या होता है तथा विधेय विस्तारक क्या होता है। अगर आपसे अब कोई सेंटेंस में दे दे, अगर वाक्य में दे दे, इसमें पहचानिए कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य विस्तारक क्या है, विधेय विस्तारक क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम साथियों वाक्यों के भेद तथा प्रकार। यहाँ पर याद रखिएगा कि वाक्य के अंग अलग होते हैं तथा वाक्य के भेद तथा प्रकार अलग होते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या होता है? वाक्य के भेद तथा प्रकार जो है तीन आधार पर किए गए साथियों। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा क्रिया के आधार पर। कौन कौन से साथियों? कि अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर जो वाक्य किए जाते हैं इसको हम जो है वाच्य भी कहते हैं। ठीक है, वाच्य कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वाच्य जो है वाक्य का ही एक भेद है। ठीक है साथियों, तो अब वाच्य को अलग न समझे, वाक्य का ये एक भेद है। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे साथियों? अर्थ के आधार पर 8 भेद, प्रयोग के आधार पर 3 भेद तथा रचना के आधार पर भी 3 भेद हो जाएंगे वाक्य के। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं हम कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से साथियों? विधिवाचक वाक्य, ठीक है, निदेशात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य तथा आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य तथा संकेतवाची वाक्य। ये किसके प्रकार है साथियों? अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं साथियों अब इनके सभी 8 प्रकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होता है साथियों? जिस कथन में स्वीकारात्मक का बोध होता है। किसका साथियों? स्वीकारात्मक का बोध हो रहा है, वहाँ पर विधिवाचक वाक्य होगा। क्या होगा साथियों? स्वीकारात्मक का बोध होगा। ठीक है, वह विधिवाचक होगा। उदाहरण से समझते तो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र परीक्षा दे रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? विधिवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं हम निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में क्या होगा? नकारात्मकता का। यहाँ पर क्या हुआ? स्वीकारात्मकता का बोध हुआ तथा यहाँ पर क्या होगा? नकारात्मकता का बोध हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, आजकल कुछ छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ जाओगे साथियों आसानी से, निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक वाले वाक्य। ठीक है, और विधिवाचक वाक्य में क्या होगा? स्वीकारात्मक वाक्य होंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ साथियों जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात प्रश्नों का बोध यहाँ पर होगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कथन में प्रश्नवाचक शब्द हो, अर्थात साथियों कथन में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए अथवा जो है प्रश्न वाक्य का बोध हो, वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। उदाहरण
देखते हैं इसका। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य का जो है उदाहरण इसके हो जाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं हम, विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या होता है साथियों विस्मयादि बोधक वाक्य? कथन में जब विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं साथियों? तो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं साथियों आश्चर्य वाले, जैसे हाय, हरे, है, इस तरीके के। और यहाँ पर ये है, इसे आसानी से हम पहचान सकते हैं किससे? विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा। अर्थात वाक्य में जब भी ये वाला आपको चिन्ह दिख जाएगा, आप कौन सा वाक्य लगा देंगे वहाँ पर? विस्मयादि बोधक वाक्य लगा देंगे। ठीक है, तो 4 हो गए साथियों। विधिवाचक में क्या होगा? स्वीकारात्मकता का बोध होगा। निषेधात्मक में क्या होगा? नकारात्मकता का बोध होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक का जो है साथियों प्रश्नवाचक का बोध होगा, तथा विस्मयादि बोधक में जो है इस चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है यहाँ पर बोध होगा, अर्थात ये वाला चिन्ह यहाँ पर आएगा वाक्य में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हम आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है साथियों आज्ञा सूचक वाक्य? जहाँ किसी कथन में आदेशात्मक, किसका बोध होगा साथियों? आदेशात्मकता का बोध होगा, वहाँ पर आज्ञा सूचक होगा। जैसे सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो। तो इस तरीके से साथियों जो है आज्ञा देने का, आदेश देने का यहाँ पर बोध होगा, वहाँ पर आज्ञा सूचक वाक्य होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है? जहाँ पर जो है इच्छा जताई जा रही है, वहाँ पर क्या होगा? इच्छा सूचक वाक्य होगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है साथियों, भगवान करे आप जल्दी नौकरी लग जाए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही जल्दी नौकरी लग जाएंगे। और अगला देखते हैं साथियों संभाव्यवाची वाक्य। क्या होता है संभाव्यवाची वाक्य? जब कथन में संभावना जताई जाती है, जब कथन में कोई संभावना जताई जा रही है ना साथियों, वहाँ पर संभाव्यवाची वाक्य होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखते हैं हम, वह अपने गांव चला गया होगा, राधा बगीचे में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके क्या साथियों से यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। पक्का नहीं है कि वह गांव ही चले गया, यह भी पक्का नहीं है कि राधा बगीचे में आ ही गई है, लेकिन क्या हो रहा है वाक्य में, कथन में जो है संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आखिरी देखते हैं साथियों, 8वां क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होगा? जहाँ एक कथन पर दूसरे कथन, जो एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर रहता है साथियों, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? एक कथन तथा दूसरे कथन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते साथियों इसको हम, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। ठीक है साथियों, यदि आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने जाऊँगा। तो ठीक है साथियों, एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया फिर उसके बाद होगी, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। अर्थात साथियों एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर है। तो ये 8 प्रकार अर्थ के आधार पर कौन कौन से साथियों? विधिवाचक वाक्य क्या होता है? स्वीकारात्मकता का बोध होता है। निषेधात्मकता का बोध कहाँ होता है? नकारात्मकता का बोध जहाँ होता है निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या होगा? प्रश्नवाचक का बोध होगा। विस्मयादि बोधक में क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्हों का या विस्मयादि बोधक शब्दों का जहाँ पर कथन में बोध होता है होगा, वहाँ पर क्या होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य क्या होगा? आदेश दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इच्छा सूचक में क्या होगा? इच्छा जताई जाएगी। तथा संभाव्यवाची में क्या होगा? संभावनाएं जताई जाएगी। और संकेतवाचक में क्या होगा? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। तो इतनी बात क्लियर हुई साथियों, अर्थ के आधार पर हम 8 पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर साथियों 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। कौन कौन से साथियों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, देखते हैं साथियों सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य साथियों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय या फिर एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, तो वहाँ पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। क्या होगा साथियों? या तो एक उद्देश्य आएगा या एक विधेय आएगा। ठीक है, या फिर
एक से अधिक उद्देश्य आ सकते हैं तथा एक विधेय आएगा। इस दो परिस्थिति बनेगी यहाँ पर सरल वाक्य में, या तो एक उद्देश्य एक विधेय आएगा या फिर एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय आ जाएगा। वहाँ पर क्या होगा साथियों, सरल वाक्य होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया, मैं, यानी एक उद्देश्य, और जाने की क्रिया क्या हो गई साथियों, यहाँ पर विधेय हो जाएगा, यानी कि एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो जाएगा। और अगले उदाहरण में देखते साथियों, मैं अपने मित्रों के साथ, ठीक है साथियों, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर स्कूल जाने की ये क्या हो गया साथियों, क्रिया हो जाएगी, जाना, तो विधेय एक हो जाएगा। लेकिन मैं और मेरे मित्र जो है दूसरे कर्ता भी जा रहे हैं ना साथियों, एक ही कर्ता नहीं हो रहा है यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से अधिक उद्देश्य हो जाएंगे। इसीलिए यह भी उदाहरण किसका हो जाएगा, सरल वाक्य का हो जाएगा। समझ रहे हो साथियों। उसके बाद अगला देखते हैं हम, संयुक्त वाक्य। क्या होता है संयुक्त वाक्य, जब कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। साथियों यहाँ पर याद ये नहीं रखे यार, और व, एवं, अथा, अथवा, इस तरीके से याद रखेंगे तो हम बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हैं एग्जाम में। हमें रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश कीजिए क्या समझना है। संयुक्त में क्या होगा, एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय भी होंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। उदाहरण से समझते हैं, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों, एक तो ये वाला जो है उद्देश्य हो जाएगा और एक मेरा भाई ये दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। इसी तरीके से एक ये विधेय जाने का जो है, जा रहा था, अर्थात एक ये विधेय हो जाएगा, तथा खेल रहा था एक ये विधेय हो जाएगा, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, एक से अधिक उद्देश्य भी आ रहा है और एक से अधिक विधेय भी आ रहा है। इसी कारण ये संयुक्त वाक्य होगा। यही अंतर होता है साथियों संयुक्त में और सरल में। क्या होता है साथियों, सरल में क्या हुआ था, एक से अधिक विधेय तथा एक विधेय आया था, एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय आया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उद्देश्य भी एक से अधिक होगा तथा विधेय भी एक से अधिक होगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, राम खाना बना रहा था और श्याम कपड़े धो रहा था। तो राम श्याम तो क्या हो गया साथियों, यहाँ पर उद्देश्य हो गया, तथा खाना बनाना और कपड़े धोना क्या हो जाएंगे, ये विधेय हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय जहाँ आते हैं वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, वहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। क्या होता है साथियों मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जब कथन में एक उद्देश्य और कई संबंधित जो है उससे संबंधित कई विधेय आ जाए, वहाँ पर क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा, ठीक है साथियों। और अगर हम इसे पहचानना भी चाहें तो आसानी से पहचान सकते हैं साथियों। क्या होगा यहाँ पर, ऐसे वैसे जैसे शब्द आएंगे ना वाक्य में, जब ऐसे वैसे जैसे शब्द आएंगे वहाँ पर क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम, जैसे ही बरसात हुई हम नाचने लगे, जैसे ही बरसात हुई हम नाचने लगे। तो इस तरीके के शब्द क्या हो गए साथियों, इस तरीके के शब्द मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो याद रख लीजिएगा, ऐसे जैसे वैसे इस तरीके के शब्द वाक्य में आ जाएंगे, वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा साथियों। इसमें बस इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य। उससे पहले देख लेते हैं सरल में क्या होता है, एक विधेय या एक उद्देश्य, या फिर एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय। और संयुक्त में क्या होगा, एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय। और मिश्रित में क्या होगा, एक उद्देश्य तथा कई विधेय आ सकती है, ठीक है साथियों। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे वैसे जैसे शब्द वाक्य में आएंगे। अब बात करते हैं हम क्रिया के आधार पर वाक्य, ठीक है। क्रिया के आधार पर वाक्य साथियों, इसे हम वाच्य भी कहते हैं। वाच्य कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये क्या है, वाक्य का एक प्रकार है। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, वाच्य क्या है, वाक्य का तीसरा प्रकार कौन सा है, क्रिया के आधार पर का जो है प्रकार है साथियों, एक प्रकार से, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुभव होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों, वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव, किसके साथियों, कर्ता, कर्म या भाव का बोध होता है, कर्ता,
कर्म या भाव के अनुभव होने का बोध होता हो। अर्थात साथियों, क्रिया के जिस रूप में कर्ता कर्म या भाव का अनुभव हो रहा है वहाँ पर वाच्य होगा, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। अनिल भजन गाता है। भजन अनिल के द्वारा गाया जाता है, अनिल से गाया नहीं जाता है। तो हमने ये उदाहरण ले लिया साथियों। अब देखते हैं निम्न तीन उदाहरण है साथियों। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया अलग अलग तरीके से तीन प्रकार से कार्य कर रहे थे। ठीक है साथियों, सबसे पहले क्रिया जो है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार पहले उदाहरण में काम कर रही है। दूसरे उदाहरण में भी क्या हो रहा है साथियों, कर्ता जो है कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया कार्य कर रही है। लेकिन तीसरे उदाहरण में क्या हो जाएगा, क्रिया जो है भाव के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है साथियों, तो साथियों उसके बाद हम और देखते हैं आगे। अब देखते हैं वाच्य के भेद। ठीक है साथियों, क्रिया के आधार पर वाक्य या फिर वाच्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्त वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। ठीक है, बात करते हैं हम कर्तवाच्य की। कर्तवाच्य क्या होता है, तो जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। ठीक है साथियों, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है साथियों, जो है कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। या फिर साथियों इसको हम समझने के लिए या पहचानने के लिए ये भी याद रख सकते हैं। अगर हमें परिभाषा से नहीं समझ में आ रहा तो हम पहचान से भी इसको समझ सकते हैं। क्या साथियों, पहचान में क्या याद रखना है, या तो कर्ता के साथ ने आएगा। ठीक है साथियों, या फिर शून्य विभक्ति से हम इसे पहचान सकते हैं। कैसे साथियों, तो अजय ने रोटी खाई। ठीक है साथियों, अजय ने क्या किया, यहाँ पर रोटी खाई। तो ने आने के कारण ये किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्तवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। या फिर शून्य विभक्ति हो सकता है साथियों, अर्थात अजय रोटी खाता है, यानी अजय ही खा रहा है ना, क्रिया कौन करेगा साथियों, अजय करेगा। इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको अगर कोई भी शब्द कोई भी वाक्य दे दे तो आप आसानी से पहचान लोगे ना कि कर्ता के साथ अगर ने आ जाए या फिर शून्य विभक्ति आ जाए वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। ठीक है, कर्मवाच्य की बात करते हैं अब हम। कर्मवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या होगा साथियों, जहाँ पर क्रिया का संबंध कर्म से हो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। ऐसे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है साथियों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। साथियों परिभाषा से नहीं समझ में आएगा तो हमें पहचान याद रखनी है। क्या याद रखनी है साथियों, हमें पहचान याद रखनी है, कर्ता के साथ के द्वारा आएगा। ठीक है साथियों, पहली बात याद रखिएगा, वाक्य में अगर कर्ता के साथ के द्वारा आया तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। या फिर ठीक है साथियों, कर्ता निर्जीव रहे, कर्ता जो है निर्जीव रहेगा, वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, अजय के द्वारा दान दिया गया। ठीक है साथियों, अजय के द्वारा क्या किया गया है, अजय के द्वारा दान दिया गया है। तो यहाँ पर के द्वारा आने के कारण ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। ठीक है, अब पतंग उड़ रही है, तो साथियों यहाँ पर जो कर्तवाच्य जैसा बन रहा है ना, पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पर जो है उड़ने का क्रिया किसके द्वारा हो रही है, पतंग के द्वारा। तो ये क्या कर्मवाच्य है, नहीं साथियों। मैंने क्या कहा था कि कर्ता जो है निर्जीव भी रहे, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा साथियों, कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर पतंग उड़ रही है, तो पतंग एक क्या है, निर्जीव है, निर्जीव करता है ना, इसी कारण ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। सड़क बन रही है, तो सड़क भी क्या है, निर्जीव है, इसी कारण ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना साथियों, यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं है। कर्मवाच्य में क्या हो जाए, अजय रोटी खाता है, यहाँ पर भी क्या हुआ साथियों, अजय, लेकिन अजय क्या है, सजीव है, सजीव होने के कारण यहाँ पर जो है आया कर्तवाच्य का उदाहरण ये आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता निर्जीव है और विभक्ति चिन्ह कोई भी नहीं है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम भाववाच्य की। भाववाच्य क्या होता है, तो जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर
भाव से होता है। अर्थात साथियों जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्मक से न होकर भाव से होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। या फिर हम पहचान के लिए याद रख सकते हैं कर्ता के साथ से आएगा, और से जो है यहाँ पर अधिकतर नकारात्मकता अर्थ जो है नकारात्मक ही अर्थ मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, बात करते हैं हम उदाहरण की इसके। तो रोगी से बेटा नहीं जाता, ठीक है, रोगी से बेटा नहीं जाता, राकेश से भागा नहीं जाता। तो यहाँ पर से आने के कारण साथियों कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम साथियों, उसके बाद देखते हैं हम वाच्य परिवर्तन। ठीक है साथियों, वाच्य में परिवर्तन भी कर सकते हैं एक दूसरे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए 3 शर्तें हैं साथियों। कर्तवाच्य को जो है कर्मवाच्य कैसे बनाना है, तो कर्तवाच्य में जो है कर्ता में लगी हुई विभक्ति हटा देंगे सबसे पहले, और उसके स्थान पर से या के द्वारा लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों, से या के द्वारा लगा देंगे। पहली स्थिति, ठीक है, कर्तवाच्य के शब्दों की क्या विभक्ति हटा दो और क्या करना है, से या के द्वारा जोड़ दो। दूसरा काम करना है हमें, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। और तीसरी क्रिया क्या होगी, जाना क्रिया का प्रयोग किए अतिरिक्त रूप में किया जाएगा। ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, जाया, जाना, गया, गई, गए, इस तरीके शब्द का सहायक क्रिया जो है उपयोग सहायक क्रिया में किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो उस अगर इस तरीके की 3 चीज़ें हम कर देंगे तो वो कर्तवाच्य जो है कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं हम। अनिल ने अजय पर प्रहार किया। ठीक है, अनिल ने क्या किया, अजय पर प्रहार किया। तो अनिल के द्वारा अजय पर क्या हुआ, प्रहार किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले साथियों हम देखते हैं, क्या देखते हैं, के द्वारा लगा दिया। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या की, सहायक क्रिया जोड़ दी। इस कारण क्या हो गया, यहाँ पर कर्मवाच्य से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। ठीक है साथियों, अगर आपको एग्जाम में ये वाला शब्द दे दे, शोभाराम ने कथा सुनाई, ठीक है, इसका कह दे कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करे, तो आप क्या करोगे, शोभाराम ने सबसे पहले विभक्ति हटाकर क्या करेंगे, के द्वारा या से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कथा सुनाई, उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें क्या जोड़ना है, सहायक क्रिया जोड़नी है। ठीक है, सहायक क्रिया क्या, गया, गई, गए, इस तरीके की सहायक क्रिया जोड़नी है। तो क्या हो जाएगा, शोभाराम के द्वारा कथा सुनाई गई। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। हम बात करते हैं हम, राजू ने पुस्तक लिखी। ठीक है, क्या उदाहरण है, राजू ने पुस्तक लिखी। तो सबसे पहले ने हटा दो, राजू लिख दो, ने के स्थान पर क्या, के द्वारा, या फिर से भी लिख सकते हैं हम साथ, राजू से पुस्तक लिखी गई, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, और राजू के द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं साथियों, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर भी 3 स्टेप चलनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्तवाच्य में के साथ जो है से या के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या करते हैं, यहाँ पर मुख्य क्रिया को बदलकर सामान्य क्रिया कर देंगे। ठीक है, और तीसरी बात क्या करेंगे, यहाँ पर सहायक क्रिया जाता, जाती, जाता, जा सकता, जा सकती, इस तरीके के शब्द जो है हम सहायक क्रिया के रूप में लेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। संतोष गीत गाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, हमें क्या जोड़ना है, से जोड़ना है। संतोष से गीत गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है हटा जाता लगा देंगे। समझ रहे हो, सहायक क्रिया में हमें जाता लगाना है। ठीक है, तितली नहीं उड़ी, तो तितली से उड़ा नहीं जाता। दादी कहानी कहती है, तो दादी के द्वारा कहानी कही जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है साथियों, तो एक बार साथियों देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साथियों अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा, और आपके जो है वाक्य में प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथियों एक बार वीडियो फिर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था
कि वाक्य वाक्य क्या होता है। शब्दों के सार्थक योग से जो है वाक्य शब्दों के सार्थक योग से जो बना हुआ है वही क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वाक्य है। ठीक है। उसके बाद देखा था हमने वाक्य के अंग क्या होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो दो। कौन कौन से, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या होता है साथियों, तो कथन का जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। तथा विधेय क्या होता है, तो कथन की क्रिया को हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य विस्तारक क्या होता है, तो कर्ता के या उद्देश्य के पहले जो कुछ भी शब्द लिखा हुआ है वही उद्देश्य विस्तारक। तथा विधेय विस्तारक क्या होता है, तो उद्देश्य तथा विधेय के बीच में जो भी लिखा हुआ शब्द रहेगा वो विधेय विस्तारक होगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था साथियों वाक्य के कितने भेद, तो 3 आधार पर भेद होते हैं वाक्य के। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, क्रिया के आधार पर भी 3 प्रकार के। क्रिया या रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है साथियों। तो क्रिया या रचना तो क्या होगा साथियों, अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के कौन कौन से होंगे, विधिवाचक वाक्य, निर्देशात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य तथा संकेतवाची वाक्य। ठीक है। उसके बाद विधिवाचक क्या होगा, स्वीकारात्मकता का बोध होगा। निषेधात्मक क्या होगा, नकारात्मकता का बोध होगा। प्रश्नवाचक क्या होगा, प्रश्नवाचक का बोध होगा। विस्मयादिबोधक क्या होगा, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर विस्मयादिबोधक शब्द का जो है बोध होगा कथन में। आज्ञावाचक में क्या होगा, आदेशात्मक आदेश का बोध होता है। ठीक है। इच्छा सूचक में क्या होगा, इच्छा जताई जाती है। तथा संभाव्यवाची में क्या होगा, संभावनाएं जताई जाती है। संकेतवाचक में क्या होगा, एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर होगा। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्यों के भेद की बात करते हैं हम, तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, एक विधेय तथा एक उद्देश्य, या फिर एक विधेय तथा सॉरी साथियों एक उद्देश्य तथा एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य क्या होगा, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय होगा वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। तथा मिश्रित वाक्य क्या होगा, एक उद्देश्य तथा कई विधेय होंगे, या फिर पहचान के लिए हम ऐसे वैसे जैसे शब्द भी यहाँ पर वाक्य में देख सकते हैं। उसके बाद क्रिया के आधार पर वाक्य, इसका दूसरा नाम क्या है, वाच्य भी है साथियों। वाच्य, ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं, या फिर क्रिया के आधार पर वाक्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव का अनुभव हो वहाँ पर क्या होगा, उसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कर्ता कर्म भाववाच्य। कौन कौन से, कर्ता कर्म भाववाच्य। ठीक है। कर्त कर्ता कह दिया साथियों। कर्तवाच्य क्या होगा, तो जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तवाच्य कहेंगे। ठीक है। कर्मवाच्य किसे कहेंगे, तो कर्मवाच्य हम कहेंगे जो है कर्ता, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, कर्ता के साथ ने तथा शून्य। तथा कर्मवाच्य की पहचान क्या हो जाएगी, कर्ता के साथ के द्वारा, या फिर कर्ता जो है निर्जीव रहेगा। ठीक है। उसके बाद भाववाच्य की बात करें हम, तो क्या होगा, भाववाच्य में जो है साथियों पहचान की बात करें तो कर्ता के साथ से आएगा और नकारात्मकता का अर्थ देगा। या परिभाषा की इसकी बात करते हैं तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से न होकर भाव से हो वहाँ पर क्या होगा साथियों, भाववाच्य होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं वाच्य परिवर्तन की। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले कर्तवाच्य का जो है विभक्ति चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर से या के द्वारा लगा देंगे। दूसरी बात, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। और तीसरे में क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया गया, गई, गए, इस तरीके की लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए भी हमें 3 शर्तें माननी पड़ेगी। कौन कौन से, कर्तवाच्य के साथ से या के द्वारा लगा देंगे। दूसरी बात क्या कहें, सामान्य क्रिया जो है मुख्य क्रिया को बदलकर सामान्य क्रिया कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, सहायक क्रिया जाता जाती, जा सकता जा सकती, इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
कमेंट करके बताइएगा साथियों, समझ में तो आया है ना आपको। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 9179529680 साथियों इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, और आज वाक्य और वाक्य के भेद काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद साथियों।